हाँ भाई कहाँ तक पढ़े थे लास्ट क्लास में? MS वर्ड हो गया था पूरा। MS एक्सेल में कहाँ तक पढ़े थे? MS वर्ड हो गया था ना। MS एक्सेल में फंक्शन कर रहे थे। फॉन्ट ब्लॉक करवा दिया तुम्हारे। MS वर्ड तो पूरा हो गया था ना। अच्छा ओके ओके। MS एक्सेल दूसरे बैच में शुरू हुआ था, ठीक है। ओके 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 ओके, चेंज किया, ठीक है ठीक है। केस तक हो गया था ना। चलो, केस के आगे की जो बात है वो है आपके फिर आता है फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल के अंदर बाय डिफॉल्ट रूप से हमने कल बात करी थी लास्ट क्लास में कि तीन तो हमें चीजें दिखती है, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। एक चीज जो नजर नहीं आती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग कहते हैं रेगुलर। तो एक प्रश्न बनता है कि MS वर्ड का डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल कौन सा होता है? तो रेगुलर होता है। बोल्ड की शॉर्टकट की Ctrl+B। ये हो गया था ना, ठीक है। तो हाँ, चेंज किया तक फॉन्ट के अंदर हमारे पास में आगे हो गया Ctrl+B से बोल्ड यानी कि थोड़ा सा शब्द को गहरा कर देना, शब्द के नीचे अंडरलाइन यानी Ctrl+U, और शब्द को टेढ़ा कर देना यानी Ctrl+I। तो तीन तो आप लोगों को दिखती है फॉन्ट स्टाइल, एक जो नहीं दिखती है उसे बोलते हैं रेगुलर। और प्रश्न भी यही बनता है कि MS वर्ड का डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल, डिफॉल्ट मतलब जब आप लोग MS वर्ड को ओपन करते हो पहली बार तो कौन सी फॉन्ट स्टाइल एक्टिव रहती है। जैसे आप लोग कंपनी से कोई फोन लेकर के आते हो तो उसमें कोई ना कोई रिंगटोन तो लगी रहती है, कोई ना कोई वॉलपेपर भी लगा रहता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिफॉल्ट, ठीक है। तो MS वर्ड को जब ओपन करते हैं तो कौन सी फॉन्ट स्टाइल सेलेक्टेड रहती है? तो वो रहती है रेगुलर, ठीक है। अब डबल अंडरलाइन देखो, Ctrl+U, Ctrl+I, Ctrl+B, यहां तक ठीक है। डबल अंडरलाइन का मतलब हुआ कि किसी भी टेक्स्ट के नीचे अगर दो बार अंडरलाइन करनी हो तो उसकी शॉर्टकट की कभी कभी Ctrl+Shift+U कर देते हैं, जो नहीं है ये है Ctrl+Shift+D। तो किसी भी टेक्स्ट के नीचे डबल अंडरलाइन करनी हो तो Ctrl+Shift+D शॉर्टकट की का यूज होता है। उसके बाद में होता है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू मतलब किसी भी शब्द को बीच में से काटना। कैसे? जैसे आपने राम लिख दिया है और राम को अगर आप लोग एक सीधी लाइन से काटना चाहते हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग कहते हैं आपका स्ट्राइक थ्रू, ठीक है। शॉर्टकट की Ctrl+D है। आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि Ctrl+D एक कॉमन शॉर्टकट की है फॉन्ट की। आपको फॉन्ट की जो शेप थी वहां पर भी बताया था, फॉन्ट की साइज में भी Ctrl+D लिखवाया हुआ है। यानी कि Ctrl+D एक शॉर्टकट की कॉमन है, जिसे प्रेस करने से MS वर्ड का पूरा विंडो ओपन हो जाता है और उसमें हम लोग फॉन्ट से संबंधित सारी सेटिंग कर सकते हैं। तो स्ट्राइक थ्रू का मतलब हो गया शब्द को बीच में से, हॉरिजॉन्टल मतलब होता है क्षैतिज, क्षैतिज रेखा से काटना हो तो हम लोग स्ट्राइक थ्रू को यूज में लेते हैं, ठीक है। सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है किसी भी टेक्स्ट को बेस लाइन से थोड़ा सा ऊपर लेके आना, नीचे लेके जाना। सबस्क्रिप्ट मतलब नीचे। जैसे अगर हम लोग लिखते हैं H2O, तो ये जो दो नीचे गया इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सबस्क्रिप्ट। अब प्रश्न क्या बना इसका कि H2O में दो को लिखने के लिए कौन सी स्टाइल यूज में ली जाती है? तो वो स्टाइल हो जाएगी सबस्क्रिप्ट। और यही अगर ऊपर जाना हो तो ऊपर जाने को हम लोग बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। जैसे X2 दो को ऊपर लेके गए, ये सुपर स्क्रिप्ट कहलाता है। तो जो ऊपर है वो सुपर है और जो नीचे है वो सब है, तो सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। शॉर्टकट की बनती है यहां पर Ctrl+ बराबर का चिन्ह दबाओगे तो सब स्क्रिप्ट हो जाएगा, Ctrl Shift और प्लस दबाओगे तो वो सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फॉन्ट का स्टाइल तीन होता है, लेकिन चौथा जो होता है वो डिफॉल्ट होता है, रेगुलर फॉन्ट स्टाइल। उसके बाद में स्ट्राइक थ्रू होता है, फिर सब स्क्रिप्ट होता है, फिर सुपर स्क्रिप्ट होता है। उतारो यहां तक जो लिखा था वही टेबल आगे चलेगी, है ना? सेम टेबल आगे चल रही है, उतारो।
लिखो यहां तक। लिख दिया। तो फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना, स्ट्राइक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। मेनली जो प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाई कौन सा डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल होता है, वो किसी भी शब्द को गहरा करने की शॉर्टकट की, थोड़ा सा तिरछा करने की, या अंडरलाइन की शॉर्टकट की। फिर आता है कि सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट। स्ट्राइक थ्रू का प्रश्न कभी भी नहीं आया, किसी भी एग्जाम में नहीं आया आज तक। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के जरूर आते हैं। यहाँ से एक प्रश्न ऐसा भी बनता है कि जैसे राजस्थान में पटवारी और ग्राम सेवक में आया था कि कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है, कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है। ऑप्शन दिया था बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर और सुपरस्क्रिप्ट। अब लोगों ने देखा कि तीन चीजें तो देखने को मिलती है, रेगुलर कहां पर है, रेगुलर नहीं दिखता। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने वहां पर रेगुलर ऑप्शन कर दिया था, जो कि गलत था, क्योंकि रेगुलर फॉन्ट स्टाइल होती है, सुपरस्क्रिप्ट जो है वो फॉन्ट की स्टाइल नहीं है। क्लियर? हाँ बोलो। हाँ, तो फॉन्ट की स्टाइल जो है, नहीं, यस सर, नहीं, हाँ सर, ठीक है, उतार दिया यहां तक। चले आगे। इतना स्लोली स्लोली? हो गया? हाँ भाई, लास्ट में।
नहीं हुआ? लिखो। क्या विकास कहीं करियो? उसको रफ में ढंग से लिखेगा तभी तो फेयर होगा। और रफ में घर जाने के बाद बोलेगी लिखा क्या है यार। क्या आ जाता है? सब समझ में आ जाता है। वाह, विकास तो ही है। क्या विकास हो रहा है ना, देखो एकदम सब रफ कॉपी में लिख रहा है, फिर फेयर कॉपी में लिखेगा। देश का विकास है ये। अब गर्व होना चाहिए आप सब लोगों को अपनी क्लास के विकास पर। अरे कई कौन सी प्रजाति है? वो तो नहीं है तो यू तो यार, ऐसी कोई बात हुई थी क्या? नहीं हुई थी तो हर जगह मत दिखा करो, शांत रहा करो यार। चले आगे। ठीक है, चलो अगली बात, एडिटिंग ब्लॉक पे चलेंगे। इतने देखो हमने सबसे पहले क्लिपबोर्ड ब्लॉक किया था कि डेटा को कट या कॉपी करते समय हम लोग एक टेम्पररी मेमोरी बनाते हैं, वो कौन सी है? क्लिपबोर्ड। वहां पर लिखे थे कट, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट स्पेशल और फॉर्मेट पेंटर। फिर फॉन्ट ब्लॉक आया था, उसमें हमारे पास फीचर है। अब तीसरा नंबर है एडिटिंग ब्लॉक। अब एडिटिंग ब्लॉक जो है, इसका मतलब हुआ कि जो डेटा हमारे पास है उसमें किसी भी चीज को फाइंड करना है, किसी भी चीज को रिप्लेस करना है, सेलेक्ट करना है, तो ये ऑप्शन है। ये आपको मिलता है फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट में आपको सेलेक्ट ऑल और फिर एक गो टू ऑप्शन आता है। देखो फाइंड का मतलब सिंपल है, किसी भी टेक्स्ट को ढूंढना है, शॉर्टकट की आ जाती है कंट्रोल प्लस एफ। फिर आता है रिप्लेस, यानी कि किसी भी पुराने टेक्स्ट को नए टेक्स्ट से बदलना हो, ठीक है, जहां पर रवीना थी वहां वहां करिश्मा करना हो, तो आप लोग वहां पर कंट्रोल एच करके पूरा का पूरा रिप्लेस कर सकते हैं। शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस आर नहीं होती, क्योंकि कंट्रोल प्लस आर जो है वो राइट अलाइनमेंट की है, कंट्रोल प्लस एच होगी जिसका मतलब होता है रिप्लेस। फिर होता है गो टू। अब गो टू का मतलब होता है कि डॉक्यूमेंट में आपको किसी, माना कि 1000 पन्ने की कोई फाइल है, आपको 700 नंबर पेज पर जाना है, तो या तो स्क्रॉल करो, ठीक है, या फिर सीधा गो टू पे गए और लिखा 700 नंबर पेज, सीधा 700 नंबर पेज पे। तो डॉक्यूमेंट में किसी भी पेज पर जाना हो, किसी सेक्शन पर जाना हो, लाइन पर जाना हो, बुकमार्क पर जाना हो, कमेंट पर, फुटनोट, एंड नोट या टेबल, कहीं पर भी आपको सीधे पहुंचना हो तो आप लोग कंट्रोल प्लस जी यूज कर सकते हैं, यानी कि गो टू का यूज कर सकते हैं। इससे आप लोगों को सीधे ऑप्शंस नजर आ जाएंगे और आप लोग वहां पर पहुंच जाओगे। फिर आता है सेलेक्ट ऑल, तो पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना, कंट्रोल प्लस ए, यानी कि सेलेक्ट ऑल। ये एडिटिंग ब्लॉक होता है आपका पूरा। उतारो यहां तक। 3 नंबर होगा हमारे, ठीक है, ई नहीं होगा, 3 नंबर। अभी इससे पहले ए और बी था, ये सी होगा, ये सी। सी नंबर ब्लॉक है एडिटिंग ब्लॉक। उतारो। किसी ने अपनी पूरी कॉपी तक तो लाइन नहीं खींची थी ना? खींच दी थी क्या? कोई बात नहीं, उतारो। इस क्लास में से कितने लोग हैं जो अभी बाहर हैं? वो बेंचेस तो खाली पड़ी ना, कोई बैग भी नहीं है। नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ कि अभी जिनके बैग पड़े हैं और बंदे बाहर हैं, ऐसे भी कोई है क्या? हाँ ठीक है, ये सारे बैग इकट्ठे करना साइड में है। हाँ तो भीत है तुम्हारे पीछे तो यार। अच्छा उधर है क्या? साइड में बोलो फिर, पीछे नहीं। हो पीछे भी पीछे, वो भीत है दीवार। उतारो उतारो।
ओके, 2 दिन किसकी क्लास हुई थी? एक दिन छुट्टी थी तो महेंद्र जी सर ने पढ़ाई थी कल। किसी पुराने टेक्स्ट को नए टेक्स्ट से बदलना। टेक्स्ट मतलब जो आपने लिखा है, जैसे आपने 3 इडियट मूवी देखी थी, 3 इडियट मूवी, हाँ उसमें चमत्कार को चमत्कार किया था, वही वही ये वही है। तो पुराने टेक्स्ट को नए टेक्स्ट से बदल देना। नहीं, जो लिखा है, जैसे यहाँ पे सेलेक्ट ऑल लिख दिया तो ये जो है ना, ये टेक्स्ट कहलाता है। इसको दूसरे से बदलना है, सेलेक्ट ऑल को माना डिलीट ऑल करना है, तो कंट्रोल एच में सेलेक्ट ऑल टू डिलीट ऑल, एंटर मारा, जहां जहां सेलेक्ट ऑल है वहां वहां डिलीट ऑल हो जाएगा। पूरे डॉक्यूमेंट में सारे कंटेंट के अंदर कंप्लीट पूरा पूरा पूरा। लिख दिया? सही है? और कुछ दिमाग में आ रही है? ऑल्ट F4, कंट्रोल शिफ्ट डिलीट, दोनों से होता है। ऑल्ट F4 का मतलब इतना सा, किसी भी प्रोग्राम को बंद कर देना। तो जब कोई प्रोग्राम खुला हुआ रहेगा तो वो प्रोग्राम बंद हो जाएगा, और जब कोई भी प्रोग्राम ओपन नहीं है और फिर भी ऑल्ट F4 दबाते हो तो फिर आपका कंप्यूटर ही बंद हो जाएगा, शट डाउन। हो गया? हो गया क्या? ये आपका एडिटिंग ब्लॉक जो है वो यहां पर पूरा हो जाएगा। हो गया? चलो, तो जो सबसे पहली टैब थी उसका नाम था होम टैब, और होम टैब में सबसे पहले क्लिपबोर्ड ब्लॉक पढ़े, फिर उसके बाद में फॉन्ट ब्लॉक पढ़े, और तीसरा ब्लॉक पढ़ लिया एडिटिंग ब्लॉक। ठीक है, इन तीनों के अंदर इंपॉर्टेंट फंक्शन और उनका काम और उनकी शॉर्टकट की जो है वो लिखवा दिए। ठीक है, आगे बात करते हैं।
अगला जो ब्लॉक है उसे कहते हैं इंसर्ट ब्लॉक। अब इंसर्ट ब्लॉक में जनरली बात करें तो हमारे पास में देखो पेजेस, टेबल्स, इलस्ट्रेशंस, लिंक, हेडर फुटर, टेक्स्ट और सिंबल्स, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिलती है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है, सबसे पहले हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है हेडर और फुटर। अब हेडर और फुटर क्या है वो हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो आप लोग कॉपी में टैब नंबर लगाओ, इंसर्ट टैब 2 नंबर, और इसमें हमारे पास में 6 जो ये आपके पास में 7 टोटल ऑप्शन जो है वो देखने को मिलते हैं। यानी कि इंसर्ट टैब में ब्लॉक कितने होते हैं? 7। अब कौन सा ब्लॉक किस में, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो इंसर्ट टैब लगाओ 2 नंबर, उसके साथ ब्लॉक के नाम लिखो। अब हम यहाँ से सारे ब्लॉक नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सारे ब्लॉक नहीं आते, लेकिन नाम याद रखना। माना कि कह दिया कि लिंक ब्लॉक कहाँ पर आता है, तो इंसर्ट टैब में आता है। माना कि सिंबल ब्लॉक आपको एमएस वर्ड में कहाँ मिलेगा, तो सिंबल ब्लॉक जो है आपको वो इंसर्ट टैब में मिलेगा। तो कौन सा ब्लॉक कौन सी टैब में आता है वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उतारो यहाँ तक। पेजेस ब्लॉक, टेबल ब्लॉक, इलस्ट्रेशन ब्लॉक, लिंक्स ब्लॉक, हेडर और फुटर ब्लॉक, टेक्स्ट ब्लॉक और सिंबल। टोटल मिला करके 7 ब्लॉक। इंसर्ट टैब और टोटल ब्लॉक हो जाएंगे 7। पेजेस, टेबल, इलस्ट्रेशन, लिंक्स, हेडर फुटर, टेक्स्ट और फिर आता है सिंबल ब्लॉक। लिख दिया? लिख दिया पीछे वालों ने? ठीक है। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट ब्लॉक है उसमें सबसे पहला हमारा जो है एक ही सिंपल आता है, वो हेडर फुटर है, ठीक है। ओनली हेडर और फुटर ब्लॉक है, ठीक है। इसके बाद में होम टैब हो गई, डिज़ाइन इंसर्ट टैब हो गई। अब हमारे पास में जो डिज़ाइन और ये वाली टैब है, यहाँ से कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। अब देखने को मतलब ये हो गया कि यहाँ से वैसे पूरे एमएस वर्ड से ही देखने को नहीं मिलता, बट फिर भी जहाँ से वास्तव में प्रश्न पूछे जा सकते हैं छोटे लेवल पर वो है। तो हमारे पास में रेफरेंस भी नहीं है, हमारे पास में आता है ईमेल, और जिसे हम लोग बोलते हैं मेलिंग टैब। मेलिंग टैब का मतलब हो गया कि अगर आप लोग, ऐसा आता कि मल्टीपल लोगों के बीच या दो से अधिक लोगों के बीच समान मैसेज को शेयर करना चाहो या समान मैसेज को भेजना चाहो तो किसका यूज़ करोगे, तो हम लोग यूज़ करेंगे मेलिंग टैब का। और मेलिंग टैब का जो इंपॉर्टेंट फीचर है उसका नाम है मेल मर्ज, यानी कि समान मैसेज को बहुत सारे लोगों को भेजना हो तो मेल मर्ज का यूज़ करते हैं। दूसरा, अगर आप लोगों को बहुत सारे लिफाफे या बहुत सारे जो लेबल होते हैं, स्टिकर होते हैं, वो एमएस वर्ड में बनाने हैं तो हम लोग इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, मेल मर्ज का यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी कि किसी सेम कंटेंट को, यानी कि सेम डेटा को, सेम मैसेज को अगर मल्टीपल लोगों के बीच शेयर करना हो तो हम लोग उसके लिए मेल मर्ज यूज़ करते हैं। टोटल स्टेप कितने हैं? टोटल स्टेप है देखो, पहला क्रिएट, स्टार्ट मेल मर्ज, राइट एंड इंसर्ट फील्ड, प्रीव्यू रिजल्ट और फिनिश। तो मेल मर्ज के टोटल स्टेप वो है कितने होते हैं? 5। शॉर्टकट की बनती है ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस के। काम इतना सा कि सेम मैसेज को बहुत सारे लोगों के बीच में शेयर करना हो तो एमएस वर्ड का कौन सा फीचर काम आता है, उसे हम लोग बोलते हैं मेल मर्ज। बहुत सारे लोगों के बीच में अगर हमें किसी इंफॉर्मेशन को, अगर हमें किसी डेटा को, अगर हमें किसी कंटेंट को शेयर करना हो तो हम किसका यूज़ करते हैं? मेल मर्ज का, ठीक है। इसके द्वारा अलग अलग एड्रेसेस वाले लेबल यानी कि स्टिकर और एनवलप यानी लिफाफे भी प्रिंट किए जा सकते हैं। देखो हम कॉपी के ऊपर नहीं चिपाते थे स्टिकर, नाम, कक्षा, विद्यालय का नाम, ये वैसे बनाता। तो आजकल लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों की जो स्कूल की कॉपियाँ होती है ना, उस पर बाजार से स्टिकर नहीं लाते,
इसी के अंदर बना देते हैं, और जो फोटो होती है साइड में, उसमें पापा की फोटो और मोबाइल नंबर लिख करके प्रिंट निकाल करके कॉपी पे चेप देते हैं। अब ये देखो कितनी अच्छी चीज़ है कि आपको बाहर से लेबल भी लाना नहीं पड़ेगा, पहली बात, और दूसरा हर लेबल पे आपके बच्चों की कॉपियों के ऊपर आपका फोटो भी है और आपका नंबर भी है। बाई चांस कोई कॉपी इधर उधर हो गई तो इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। समझे बात को? तो बाजार से लाने की बजाय एमएस वर्ड में मेल मर्ज में जा करके हम लोग ये सारे स्टिकर्स, लेबल, ये सारे के सारे बना सकते हैं। हमें एक बार लिखना है, वो डेटा मल्टीपल टाइम फेल जाएगा, और फोटो जो भी लगानी चाहो आप लोग लगा सकते हो। ठीक है, तो बात क्या हुई? बात ये हुई कि सेम मैसेज को बहुत सारे लोगों को भेजना हो तो क्या यूज़ करते हैं? मेल मर्ज। अगर हमें मल्टीपल एड्रेस या अगर हमें अलग अलग एड्रेस वाले स्टिकर बनाने तो क्या यूज़ करेंगे? मेल मर्ज। हमें लिफाफे प्रिंट करने तो मेल मर्ज। शॉर्टकट की ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस के, ये मेल मर्ज स्टार्ट कर देती है। उतारो 6 नंबर टैब लगाना, मेलिंग टैब, लिखो इसको। टोटल स्टेप 5 होते हैं इसके। पांचों के नाम मत लिखना, क्योंकि पांचों के नाम जो है वो कंप्यूटर अनुदेशक तक भी नहीं पूछे जाते, किसी भी एग्जाम में नाम नहीं पूछे जाते, इवन स्टेप्स भी नहीं पूछे गए आज तक किसी भी एग्जाम में भी। मेल मर्ज में स्टेप कितने होते हैं ये प्रश्न भी नहीं आता, बट हाँ लिखा हुआ बढ़िया है, कभी जरूरत पड़ गई तो। लिख दिया क्या? लेबल, लेबल का मतलब स्टिकर को लेबल बोलते हैं। एंड एनवलप, लिफाफा। तो जो लेबल स्टिकर्स होते हैं वो लिफाफे प्रिंट करने हैं वो। हाँ भाई, क्या हुआ बालक? बड़े मुस्कुरा रहे हो बैठे बैठे, क्या हुआ? हाँ हाँ, क्या? नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ, आपको काहे हंसी आ रही है? इनको इनको, हाँ मूछो वाले भैया, हाँ क्या हुआ? यूं ही कोई याद आ गया? भाई मैंने तो पूछा याद आ गया तो हंसे हैं वो, बाकी आप समझदार हो। हाँ भाई, चले आगे। तो देखो एमएस वर्ड में एक फीचर है
अगर आप लोग किसी सेम मैसेज को बहुत सारे लोगों को भेजना चाहो या बहुत सारे लोगों के बीच में शेयर करना चाहो तो हम लोग किसका यूज करते हैं, तो हम लोग यूज करते हैं मेल मर्ज का। ठीक है, किसका? मेल मर्ज का। मेल मर्ज हमें क्या ऑफर करता है? वो हमें ये ऑफर करता है कि आप लोग अलग अलग एड्रेस के लिफाफे प्रिंट कर सकते हो, अलग अलग एड्रेस के स्टिकर प्रिंट कर सकते हो, लेबल प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, शॉर्टकट की क्या बनती है? ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस के, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस के। क्लियर? हाँ बोलो। हाँ, चले अगला। एक हमारा लास्ट जो बचता है वो है रिव्यू टैब। रिव्यू टैब, और रिव्यू टैब के अंदर हमारे पास में इंपॉर्टेंट है प्रूफिंग ब्लॉक। और प्रूफिंग ब्लॉक का मतलब क्या हो? प्रूफ का मतलब क्या होगा? देखो, जब आपका डॉक्यूमेंट पूरा बन जाता है, कंप्लीट आपका डॉक्यूमेंट बन चुका है, अब ये फाइनल प्रिंट आउट पर जाने वाला है, तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं? कुछ बेसिक चेकिंग करते हैं। क्या? कि भाई कोई स्पेलिंग गलत तो नहीं है, कहीं पर कोई ग्रामर मिस्टेक तो नहीं है, कहीं पर कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई शब्द हल्का है तो उसका हम लोग दूसरा शब्द ले लें। मतलब क्या हुआ कि अगर हमें स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करनी है तो उसकी शॉर्टकट की बनती है F7। F7 क्या करता है? सेलेक्ट गियर टेक्स्ट की स्पेलिंग और ग्रामर चेक करता है। अब क्या होगा कि बाय चांस जो शब्द की हम लोग स्पेलिंग ग्रामर चेक कर रहे हैं, अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो उस शब्द के नीचे लाल कलर की लाइन आ जाती है। अगर स्पेलिंग है मिस्टेक तो लाल कलर की लाइन आ जाएगी। बाय चांस स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है लेकिन सेंटेंस की ग्रामर गलत है, तो ग्रामर मिस्टेक है तो कैसी लाइन आती है? ग्रीन लाइन। यानी कि एमएस वर्ड में जब स्पेलिंग गलत हो तो वहां पर किस कलर की लाइन आएगी? लाल। अगर एमएस वर्ड में ग्रामर मिस्टेक हो तो किस कलर की लाइन आएगी? हरी। और एमएस वर्ड में अगर आपने देखा कि एक लाइन की फॉर्मेटिंग अलग है, दूसरी लाइन की फॉर्मेटिंग अलग है, तीसरी लाइन की और अलग है, मतलब पहली तो जैसे ये लिख दिया ब्लू में, ये हरे में लिख दिया, ये पिंक में लिख दिया, ये वापस ब्लू में लिख दिया, तो ये कौन सी एरर है? ये एरर है फॉर्मेटिंग एरर। और फॉर्मेटिंग एरर के समय इन सब के नीचे क्या आ जाएगी? नीले कलर की लाइन आ जाएगी। तो मेन तो दो ही चीजें पूछी जाती है कि अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो शब्द के नीचे कौन सी लाइन आती है? लाल। और अगर ग्रामर गलत है तो शब्द के नीचे कौन सी लाइन आती है? हरी। तो लाल फॉर ग्रामर, हरी फॉर ग्रामर। ठीक है, यानी कि F7 इसकी शॉर्टकट की। शिफ्ट प्लस F7 शॉर्टकट की काम करती है जब हम लोग किसी भी शब्द के पर्यायवाची या समानार्थी शब्द ढूंढने, यानी कि अगर किसी भी शब्द के समानार्थी शब्दों को डिस्प्ले करना हो, पर्यायवाची शब्दों को डिस्प्ले करना हो, सिनोनिम्स को डिस्प्ले करना हो, तो हम किसका यूज करते हैं? थिसोरस। और इसका शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस F7। थिसोरस मतलब शब्दकोश। उतारो। स्पेलिंग एंड ग्रामर की शॉर्टकट की बहुत बार पूछी जाती है F7। शिफ्ट प्लस F7 भी पूछी गई है। अगर आप लोगों को पर्यायवाची शब्द चाहिए तो शिफ्ट प्लस F7 का यूज कर सकते हो। उतारो।
तो इसका नाम ही रिव्यू है। रिव्यू का मतलब हो गया कि भाई डॉक्यूमेंट को फाइनल प्रिंट देने से पहले एक बार चेक कर लो कोई छोटी मोटी गलतियां तो नहीं है। तो गलतियां दो ही प्रकार की हो सकती है, या तो स्पेलिंग की गलती है या ग्रामर की गलती है। तो कलर जरूर याद रखना, अगर स्पेलिंग गलत है तो लाल कलर की लाइन आती है, ग्रामर गलत है तो हरे कलर की, और फॉर्मेटिंग अलग अलग चल रही है, अलग अलग रंग है, अलग अलग साइज है, तो उसे हम लोग बोलते हैं फॉर्मेटिंग एरर। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं फॉर्मेटिंग एरर या फॉर्मेटिंग इनकंसिस्टेंसी भी कहते हैं। मतलब फॉर्मेटिंग जो है वो लगातार सेम नहीं है, अलग अलग आ रही है, तो फॉर्मेटिंग इनकंसिस्टेंसी कहलाता है। फिर थिसोरस। थिसोरस का मतलब हो गया कि किसी भी शब्द के पर्यायवाची शब्दों को या समानार्थी शब्दों को ढूंढना हो तो हम लोग थिसोरस को यूज में लेते हैं। और थिसोरस का मतलब ही होता है पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। ये इसका आपका पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है ना, एलपी का? हाँ फिर तो ठीक है, नहीं तो क्या इसको हिंदी में शब्दकोश बोलते हैं, डिक्शनरी होते हैं ना, डिक्शनरी, शब्दकोश बोलते हैं। तो अगर इंग्लिश में आपके पेपर आएगा तब तो आपको थिसोरस समझ में आ जाएगा। यानी कि सीधा शब्द आएगा कि किसी भी शब्द के समानार्थी शब्दों को डिस्प्ले करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो थिसोरस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उतार लिया सबने? सबने लिखना है? हाँ, थिसोरस को शब्दकोश लिख सकते हो, हिंदी में शब्दकोश कहते हैं। शब्दकोश जिसमें बहुत सारे शब्दों का संग्रह है, कोश का मतलब संग्रह है ना, राजकोश, वैसे शब्दकोश। नहीं, डिक्शनरी नहीं आएगा, इंग्लिश में थिसोरस ही आएगा और हिंदी में आवे तो शब्दकोश आ जावे। ठीक है, क्योंकि ऐसा राजस्थान के किसी पेपर में था, बाकी इसको हिंदी में भी ऐसा ही लिख के भेजते हैं, थिसोरस, ऐसा, थिसोरस। बाकी अब आपके पेपर में कैसे लिख दे वो अलग बात है, बाकी समझ में आ जाएगा। इंग्लिश में थिसोरस ही कहते हैं, इंग्लिश में दूसरा शब्द नहीं होता है। क्लियर यहां तक? क्लियर? ठीक है, एक लास्ट ऑप्शन है जिसे हम लोग कहते हैं व्यू। व्यू का मतलब होता है देखना। अब देखो, एमएस वर्ड में एक छोटी सी चीज है कि आप लोगों को एक फीचर दिया जाता है कि आप लोग एमएस वर्ड के अंदर क्या कर सकते हैं कि आपके पास जितने भी आपने शब्द टाइप किए हैं उनको आप लोग गिन सकते हैं। मतलब एक ऑप्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, वर्ड काउंट। वर्ड काउंट का मतलब क्या होता है कि आपने जितने भी अक्षर टाइप किए हैं उनको गिनने का काम करते हैं। और यहां से यूपी के TG2 में प्रश्न आया कि वर्ड काउंट क्या काउंट नहीं करता है। तो यहां पर हम लोग समझते हैं कि वर्ड डॉक्यूमेंट के कंटेंट यानी कि जो लिखा है, जैसे वर्ड्स, पैराग्राफ्स, लाइंस आदि को काउंट करना है, तब हम लोग किसका यूज करते हैं, वर्ड काउंट का। शॉर्टकट किए Ctrl+Shift+G। देखो क्या क्या काउंट करता है, पेजेस काउंट करता है, वर्ड काउंट करता है, अक्षर बिना स्पेस के, अक्षर स्पेस के साथ में, पैराग्राफ, लाइन, टेक्स्ट बॉक्स, फुटनोट, एंड नोट, सब कुछ काउंट करता है। एक चीज काउंट नहीं करता, शब्द भी। प्रश्न भी वही आया एग्जाम में कि वर्ड काउंट के द्वारा निम्नलिखित में से किसे काउंट नहीं किया जा सकता। तो कौन काउंट नहीं हो रहा है यहाँ पे? एक चीज काउंट नहीं हो रही है, और वो है आपका क्या, सेंटेंस काउंट नहीं होता है। और यही प्रश्न है, वर्ड काउंट पेजेज, शब्द, लाइन, पैराग्राफ, कैरेक्टर, टेक्स्ट सब कुछ काउंट कर लेता है, लेकिन सेंटेंस काउंट नहीं करता है। तो यानी कि एमएस वर्ड में जो भी कंटेंट आपने लिखा है उसको गिनने के लिए किस फीचर का यूज करते हैं, वर्ड काउंट। शॉर्टकट किए Ctrl+Shift+G, Ctrl+Shift+G, ये सारी चीजें काउंट करता है, एक काउंट नहीं करता, और वो है सेंटेंस। ये एमएस वर्ड आपका यहाँ पे खत्म होता है। उतारो लास्ट। हाँ, सब कुछ काउंट करता है, सिंबल भी काउंट करेगा, कोमा भी काउंट करेगा, लेकिन सेंटेंस को नहीं बताएगा, बाकी सब गिन लेगा।
पानी, विकास, पिल्ले, देश को जरूरत है तेरी अभी। क्या हुआ, चोरी होगी क्या? डॉक्यूमेंट के कंटेंट, कंटेंट मतलब जो हम लिखते हैं वो, जैसे वर्ड्स, पैराग्राफ, लाइन, इन सब को गिनने का, काउंट करने का काम करता है। इनका कुछ भी पूछा, याद तो अपने को रखना, जो नहीं आता केवल सेंटेंस याद रखो, बाकी सब कुछ काउंट होता है। इसका प्रश्न यही बना था। एमएस वर्ड में वर्ड काउंट नाम का फीचर लगभग सभी को काउंट करता है सिवाय डैश। तो अब सिवाय किसके? सेंटेंस के। तो सेंटेंस के अलावा सब कुछ काउंट किया जाता है। चले आगे, चले नहीं चले, उतार लो। एमएस वर्ड खत्म हो गया, नए पेज से स्टार्ट करना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्टार्ट करेंगे। देखो अगेन रिपीट करता हूँ, एलपी के अंदर एमएस वर्ड का कोई सवाल नहीं है आज तक, लेकिन फिर भी मैंने संक्षिप्त रूप से जो इम्पोर्टेंट है, जो आसपास के लेवल के पेपर में आते हैं ना, वो पॉइंट मैंने आपको लिखवा दिए इसमें से, ठीक है। अब आए एमएस वर्ड से तो होपफुली यहीं से आएगा, और नहीं आए तो वो अलग बात है। बाकी आज तक एमएस वर्ड का प्रश्न नहीं आया। 4 और 4 के अंदर जो है आप लोगों का आप लोग नंबर सिस्टम किस में पढ़ते हो? बाइनरी, हेक्साडेसिमल, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में। अब जैसे किसी के माना फीटर ट्रेड हो गया तो उसको भी पढ़ाया है, मतलब नंबर सिस्टम तो पढ़ाया है ना, क्योंकि आपके नंबर सिस्टम का एक सवाल कंप्यूटर में भी आएगा। हाँ, इसमें भी हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में कन्वर्ट करो, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करो, या ये जो था कोई पॉइंट में संख्या दे दी, इसको डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करो, ये वाला सवाल एक सवाल पक्का आता है। वो हर एलपी के हर पेपर में एक सवाल पक्का है कंप्यूटर का, जिसमें बाइनरी कन्वर्जन या डेसिमल कन्वर्जन आता है। तो नंबर सिस्टम का एक सवाल पक्का, मैं पढ़ाता नहीं हूँ उसको, क्योंकि वो ऑलरेडी सर बोलता है कि मैं पढ़ा देता हूँ ऑलरेडी मेरे पेपर में, इसलिए आप मत पढ़ाना। बाकी जरूरत तो है नहीं, वैसे सबने पढ़ाया ही होगा, ठीक है। बस वो अलग बात है कि सारे ट्रेड में पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, वो अलग बात है, ठीक है। आप सब लोग इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के ही लगते हो, हैं? इलेक्ट्रिशियन के होते तो ठीक है। तो तुमने इलेक्ट्रिशियन में तो आता ही है नंबर सिस्टम, और आप लोगों का नंबर सिस्टम तो स्ट्रांग होता ही है, वैसे कहीं से भी सवाल दे तो कर लेते हो, है ना? हाँ बोलो। हाँ, कहीं से भी सवाल दो, नंबर सिस्टम का तो कर ही लोगे, है ना? भले कैसा ही सवाल दो, कोशिश करूँ क्या? करोगे एक सवाल? कोई मूड नहीं है ऐसा, इच्छा नहीं हो रही। चलो हेडिंग लगाओ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। नहीं, ये तो जैसे 69.8945, ये बाइनरी, ये सवाल सेम सेम प्रश्न संख्या ऊपर नीचे हो सकती है, आपके LPCBD2 में आया था पिछली बार। अब ये कैसे करोगे आप सबको पता है, पता है ना सबको? ये ना, ये दिखने में यूं लग रहा है बहुत इजी है, ये कैसे करना है? हाँ बता, कैसे करना है? नंबर सिस्टम पढ़ा तो है, सर ने करवाया था इधर उधर कन्वर्ट करना है। तुम नवंबर वाला बैच है क्या तुम्हारा?
तो यार इसका मतलब है कि माना कि तुम्हारी वैकेंसी जो है नवंबर तक आएगी, ठीक है, बाई चांस नवंबर तक आई तो तुम लोग तो पूरा ही भूल जाओगे। 4 महीने पुराने में बोल रहे हो भाई पिछले साल पढ़ा था, फिर बोलोगे 6 महीने पहले पढ़ा था। तो इस हिसाब से गड़बड़ है भाई मामला। हाँ, आप सभी में से कोई मनुष्य ये करके बताएगा? हाँ, कैसे होगा? इतना से लॉजिक बता दो। ये तो बटा दो चलता रहेगा, यही है। बटा दो, फिर नीचे से ऊपर बाइनरी पढ़ लेंगे। ये गुणा दो चलता रहेगा, ऊपर से नीचे पढ़ लेंगे। पॉइंट तो बीच में भाई ये यही होगा। इसमें 2 का भाग देते रहेंगे, जो सेंस फैलाएगा वो नीचे से ऊपर पढ़ते हैं। इसको 2 से गुणा करते रहेंगे, जो सेंस फैलाएगा एक पॉजिटिव नंबर वो ऊपर से नीचे पढ़ लेंगे। यही है, बस इतना सा लॉजिक है। यही है, माने कहीं था क्या? एग्जाम्पल क्या? अच्छा एग्जाम्पल, अच्छा और ये एग्जाम्पल दे के बताओ। नहीं, सिंपल है ये। ऐसे प्रश्न आपके ना पूछे जाते हैं। तो ना ये प्रश्न में संख्या ऊपर नीचे हो सकती है। मैंने बस कंप्यूटर के प्रश्न देखे थे, उसमें आपका ऐसा एक प्रश्न था। तो डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल एक बार पढ़ लेना कहीं से, ठीक है? हाँ बोलो। हाँ ठीक है, नए पेज पे हेडिंग लगाना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। कहाँ गया? चलो देखो, जब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को पहली बार देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को पहली बार देखते तो स्क्रीन ऐसी आती है। ये पिछली बार सवाल आया था कि एमएस वर्ड में टाइटल बार का रंग क्या होता है? तो क्या था रंग? नीला। एमएस एक्सेल की टाइटल बार का रंग होता है नीला। है वो आंदा सिसोड़ा हरा। ये हरा नहीं दिख रहा? अरे ओ केड़ो कलर है? हरो है? ओ, नीलो कटो गो यार। हाँ, ये मेडिकल अनफिट है। वो हो गया ना, कलर ब्लाइंडनेस हो गई। हरे को नीलो बोल रहा है, बाई चांस वो हरो सिग्नल दियो था, नीलो समझ रुक जाओ। ठीक है, हरा लाल नहीं दिखा या लाल हरा नहीं दिखा तो डांडिया उठा तो जा लो, 2 ट्रोलियां हाथ ही। ठीक है, कोई लाल लाइट आ गई और माना सामने से कोई मालगाड़ी आ रहा है, इसको लाल दिख रहा है हरा, तो भाई जीवन में ना समस्याएं हो सकती है। ठीक है, तो एमएस एक्सेल की जो टाइटल बार है वो होती है हरे कलर की। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो ध्यान से सुनना। एक ये वाला जो बॉक्स है उसे कहते हैं फॉर्मूला बार, उसे कहते हैं फॉर्मूला बार। और ये जो छोटा वाला बॉक्स है उसे कहते हैं नेम बॉक्स या एड्रेस बार। एमएस एक्सेल क्या होता है? एमएस वर्ड का वर्किंग एरिया क्या था? पेज। और एमएस एक्सेल का वर्किंग एरिया क्या है? शीट। एमएस वर्ड में पेज में काम करते हैं, जबकि एमएस एक्सेल में शीट में काम करते हैं। टेबल मत लिख देना, कर दे लांबा टांगा, कर दे अटक तक लिया, कर दे लांबे टांग, कर इसके टांग ऊपर रखना भाई, दुखी हो रहा है जो। कर ले अच्छा बाबू, अच्छा कर ले यूं करे रे, यूं करे रे, कही कर ले वो बाइट आ रहा है बोला, रक्त का संचार बंद हो गया यहाँ पे। यूं हो रहा है, यूं हो रहा है। हाँ हाँ, आओ। तो एमएस एक्सेल का वर्किंग एरिया क्या होता है भाई? चौकड़ी बता। एमएस एक्सेल का वर्किंग एरिया क्या होता है? बोल। हाँ, रुको जरा, सब सुनेंगे, राजू बोलेगा। हाँ बोल रही राजू। शीट? कौन सी शीट? आई वाली? ठीक है, तो एमएस एक्सेल का वर्किंग एरिया क्या होता है?
शीट। अब यहाँ पर दो चीजें कॉमन है, वो दो बातें समझिएगा। कोई भी जो टेबल होती है वो किससे बनती है? रो और कॉलम से, पंक्ति और स्तंभ से, रो और कॉलम से। तो एमएस वर्ड एक्सेल के अंदर जो रो होते हैं उन्हें नंबर से डिनोट किया जाता है, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे। और एमएस एक्सेल में जो कॉलम है वो अल्फाबेट से डिनोट किए जाते हैं। एमएस एक्सेल में रो को नंबर से और कॉलम को अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है। यहां तक कोई समस्या नहीं है। अगली बात, जहां पर रो और जहां पर कॉलम एक दूसरे को काटते हैं उस एरिया को क्या कहते हैं? सेल। एमएस एक्सेल में रो और कॉलम एक दूसरे से जहां पर मिलते हैं उसे कहा जाता है सेल। और एमएस एक्सेल की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई क्या है? एक्सेल, सेल। क्योंकि हम एक्सेल में काम कहां पर करते हैं? सेल में। तो यह जो है आपकी सेल बनती कैसे है? ये बनती है रो और कॉलम के एड्रेस से। तो हम सिंपली इसका क्या बोल सकते हैं? रो कौन सी है? 8वीं। कॉलम कौन सा है? एफ। तो देखो 8वां नंबर रो है और कॉलम कौन सा है? एफ। तो हमें बोला जाता है कि इस सेल का एड्रेस क्या होगा? इस सेल का एड्रेस होगा F8। क्यों? पहले कॉलम आता है बाद में रो आती है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा है। किसी सेल एड्रेस में पहले रो आएगी फिर कॉलम आएगा, पहले कॉलम आएगी फिर रो आएगा, तो क्या आएगा? पहले कॉलम फिर रो। ठीक है, तो जैसे F8 बना सेल एड्रेस, पहले कॉलम फिर रो। जैसे सिंपल भाषा में अभी ये सेल सेलेक्ट थी, यहां पर क्या दिख रहा है आपको? A1 दिख रहा है। और A1 दिख रहा है तो A क्या है? कॉलम। 1 क्या है? रो। तो किसी भी का सेल, किसी भी सेल का एड्रेस कॉलम और रो से बनता है, रो और कॉलम से नहीं बनता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई क्या? आ गई क्या? नहीं, किसने बोला था? दिल पर हाथ रख के बोलो भाई, नहीं आए तो बताओ। हाँ, आई समझ में? जबरदस्ती नहीं। आया समझ में? है क्या? कहीं आए हो बता? कहीं समझ में आए हो? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रो क्या होती है? ओ कही है, कूलर हवा देता है जैसे पंखड़ी हिला रहा है। क्या बता? हाँ भाई, एमएस एक्सेल में रो क्या होती है? क्या होती है? एक तो मांस कटाने आवाज जार मांस को बिड़पाची थारे मुंडे मारी है। पंक्तियों की पंक्ति रो होती है, और ये क्या होता है? कॉलम। हाँ यही होता है, यही होता है। क्या होता है वापस बताओ? हाँ आगे वाले भैया जो है। हाँ, और कॉलम? रो पंक्ति होती, कॉलम ये होता है। क्या वो काय करे यार? हाँ, कॉलम क्या होता है? स्तंभ, और रो होती है। हाँ ठीक है, तो देखो भाई, हॉरिजॉन्टल होती है, क्षैतिज जो होती है वो रो होती है, और ऊर्ध्वाधर है ना, वर्टिकल, वो क्या होता है? कॉलम होता है। ठीक है, आगे बात करता हूं, लिखने वाली बात समझिएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनने वाली फाइल को क्या कहते हैं? स्प्रेडशीट, वर्कबुक या खाली बुक। सेम एमएस वर्ड में बनने वाली फाइल को क्या नाम दिया था? डॉक्यूमेंट। कहां पर नाम दिखाया था? यहां पर। यहां पर क्या नाम आ रहा है? बुक। बुक आ रहा है। तो एमएस एक्सेल की फाइल को बुक, स्प्रेडशीट या वर्कबुक कहते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो फाइल बनी थी उसे क्या कहते थे? डॉक्यूमेंट। अगली बात, एक वर्कबुक जो होती है वो किसका कलेक्शन है? वर्कशीट्स का कलेक्शन होती है। यहां पर एक दिख रही है, इस प्लस को करके 2 3 4 5 6 7 8 9 अनलिमिटेड जो शीट्स है वो ला सकते हैं, लेकिन कंबाइंडली एक फाइल बनेगी और उस फाइल को क्या बोलेंगे हम लोग? वर्कबुक। हाँ भाई, तू कौन, कहां से आया है? इधर आ तो। कहां से? कहां से हैं? एक मिनट, एक मिनट, कहां गए थे? कहां पे?
अच्छा, नाश्ता करने गए थे तो किसी से पूछ के गए थे, यूं चले गए थे? क्लास थी, पता नहीं था क्या? तो फिर आराम से नाश्ता करके आ जाओ यार। हाँ, अभी तो बहुत टाइम है। हैं? बोल बोल भाई। अभी तो बहुत टाइम है, आराम से नाश्ता, पानी वानी, कोई धुआं हुआ सभी करिया था भाई। सब करिया था आराम से। वो चल रहा था, उड़ रहा था, यही पता नहीं चला, वहां से यहां तक आ गया। कहीं भाई, कंप्यूटर की कॉपी दे तो एक बार दे, निकाल। क्या? पर्सनल पर्सनल तो रफ ही बता दे, बता। कल तक का रफ बता मेरे को। पर्सनल कॉपी नहीं है, पर्सनल कॉपी कौन सी होती है? पर्सनल तो तेरी कॉपी होती है, मेरा क्या पर्सनल है? ला, रफ कॉपी बता। कल लास्ट अपन ने कल कहां तक छोड़ा था? चेंज केस। ला ला ला, कॉपी दे तो। कॉपी दे, कॉपी दे इधर ला। तू आ ही नहीं रहा तो। शादी में गया था? शादी में किस तारीख को गया था? है? 21 को गया था? ठीक है। मैं 21 को यहाँ आया ही नहीं था, मैं आया 24 को। 24 का लिखा हुआ बता भाई। ये 21 को शादी में गया था, कोई बात नहीं। 24 का लिखा हुआ बता। हाँ हाँ, उससे पहले कि चलो ये महीना ही छोड़ दे, इससे पहले वाला महीना भी छोड़ दे। लास्ट टाइम आया था वो बता। मार्च के महीने का तो बता भाई, वो तो होना चाहिए। ले, रफ को पिला तो। है? एक मिनट, फेयर कॉपी में लिखा हुआ है, और वो फेयर कॉपी घर पे होगी ना? तूने फीस पूरी ले ली तेरे से, कि अभी किस्तों में चल रहा है? किस्त का मामला है ही नहीं। किस्त में केवल तू ही चलता है, फीस तो पूरी दे देते हैं। अच्छा, अभी मेरे से पहले किसकी क्लास थी? कॉपी ला तो मैथ्स की। क्या लगाया था मैथ्स में वो बताना। ला कॉपी ला। हाँ, रब भी बता दे, रब भी चलेगी उसकी तो। हाँ, अटे आ थारे वो राकेड़ो कोने हूँ मैं। लास्ट क्या सवाल था भाई आज की मैथ्स का, बता दो। 1800 रुपये अंकित मूल्य का सवाल था क्या? यही था? हाँ, छूट का परसेंट क्या होगा, वही है। तो इसका मतलब ये नाव धारा बराबर चल रही है ना? तो इसका मतलब है कि ये, नहीं, ये शादी में गया था, लेकिन बोला था मैं, रुको आप फेरे मत लेना, मैं मैथ्स पढ़ के आता हूँ। तो वो छोरे छोरी वहां पे रुके हुए थे, ये मैथ्स पढ़ने यहाँ आया, मैथ्स का लिखा, फिर गया। हाँ, अब फेरा लो। ऐसे आशीर्वाद भाई, बोला कि जब मैं रहूंगा ही नहीं तो आशीर्वाद कौन देगा? तुम फेरे वेरे लो, मैं आशीर्वाद देना था। फिर वो यूं लेके खड़ा हो गया, आशीर्वाद। ऐसा ही कुछ था। है? शादी के दिन आया नहीं था, फिर भी लिखा हुआ मैथ्स का। पता नहीं अंतर्यामी है, दो अगरबत्ती करता है, मैथ्स आओ मैथ्स आओ मैथ्स आओ, और मैथ्स कॉपी में आ जाती है। है? क्या? तेरे लक्षण तो नहीं लगते बिंदाई जैसे। इसको कौन बिंदाई बनाए? घर वाले ही नहीं बनाए। कोई बनाएगा? अरे देख दो। और जी साहब, वो जी साहब से ना तेरे नाम बना हुआ है ना, वो लगता नहीं है इसको, ये तेरे नाम ही होगा, बिंदाई तो नहीं बनेगा। सरपंच के भी लक्षण नहीं है। हाँ भाई। फिर नाश्ता करने गया था 10 बजे। नहीं नहीं, सुनो। नाश्ता करने गया 10 बजे, 11 बज के 6 मिनट में वापस आया। टोटल मिला के 66 मिनट नाश्ता किया है भाई। लंच में कितना टाइम लगता है भाई? 66 × 2, 122 मिनट लगता है। 112 मिनट। धीरे खाता है। तो नाश्ता 66 मिनट में खाता है, तो लंच को डबल कर लो, और डिनर को तो 3 गुना कर लो। चाय कितने मिनट में बैठा है? मेरे से बोलना, भाई गया साइड में। और मुझे कहीं करना भाई हो यार। चाय 35 मिनट में पीता होगा? चाय पीता ही नहीं है तो क्या पीता है? थोड़े बहुत है ना, यहाँ पे जब फीस दिन पढ़ लो,
क्या पता कि भाई इलेक्ट्रिशियन में बहुत होशियार है, मैथ्स में तो आधा नंबर इन्हीं कटे इसके। पर क्या होता है कि वो जो 4 सवाल आएंगे ना, वहां से ऐसी इज्जत उतरेगी ना, आने वाले 5 साल तक वेट करोगे कि वापस वैकेंसी आ जाए। हाँ भाई, नाश्ते में क्या करके आया अभी? हाँ भाई, ये भी तो जरूरी है ना। नाश्त पोए खा के आया। चलो, यहाँ हॉस्टल में रहता है या कहीं और रहता है? रूम में। तो पोए रूम में कोई बना के लाया था या फिर बाहर खा के गया था ठेले पे? ठेले पे खा के गया था। तो ठेले पे खा के रूम पे गया था, आधे घंटे तक नींद लेके आया, पानी पी के आया, रूम पे पानी पी के आया होगा। ये कल था, कल कल है ना, इस समय किसकी क्लास हुई थी? कल इस समय किसकी क्लास हुई थी? कल शादी में था। तो 21 को क्या कर रहा था? अच्छा, 21 को गया वो, आज आया है। कल मैच में क्या पढ़ाया था? नहीं आया था क्या? नहीं आया था परसों? पहले दिन? उससे पहले दिन नहीं आया था? तो बोले 21 से ये आज तक एब्सेंट चल रहा है। ये तो, इसको तो मैंने ना मेरी कंप्यूटर क्लास में तो कभी देखा ही नहीं, ये एब्सेंट ही है मेरे को लग रहा है। तो एक काम कर, तू आराम से अभी है ना, 30 मिनट और है, तू बाहर जा आराम से। और ये कॉपी माखन रे बाद है, आराम से बाहर घूमिया। हाँ, बैग वैग ले जा बोले, आराम से मस्त रहे, टेंशन जीवन में दुख नहीं देखना आपने तो। हाँ, कभी कभी तो यूं लगता है ना कि पैदा ही क्यों किया। हम्म, भाई यही है ना। ये कहाँ है दुख देख रहा है? इसका भाई कौन था भाई? कौन है भाई? सरपंच? सगा भाई है क्या? अरे तो कुछ लक्षण दो ना, चाचा का लड़का है। नहीं, मैं, मुझे दिख रहा है वो यहाँ से, मुझे दिख रहा है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ ना, वो बैठ करके सुन रहा है। हम्म? क्या? और बिल्ली थोड़ी है जो बिल्ली का बदला। बदला ये, यू करो। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ यहाँ आ जाओ। अरे रवाना हो जाए यहाँ से। इसका थैला पैक करके मेरे को दो, ये कॉपी डाल उसमें, और पैक करके मेरे को दो, मैं लेके जाऊंगा इसका थैला आज। नहीं, इतने अनअवेयर कैसे हो जाते हैं यार, मतलब कुछ मेच्योरिटी कमी है। दूसरे कामों में तो एक्टिव है बहुत, दिख रहा है जिस हिसाब से बाल घुमा घुमा के आ रहा ना, तो ये कार्यक्रम तो बहुत तेज है इसका। चलो, कहाँ तक पढ़े ये बताओ। एमएस एक्सेल में हमने पहली लाइन पढ़ी कि एमएस एक्सेल में जो फाइल बनती है उसे स्प्रेडशीट कहते हैं, उसे वर्कबुक कहते हैं, उसे हम लोग और क्या कह सकते हैं, उसे हम लोग खाली बुक भी कह सकते हैं। ठीक है, 3 बातें पढ़ी। उसके बाद में इसमें बहुत सारी वर्कशीट होती है, तो एमएस एक्सेल जो है वो वर्कशीट्स का क्या होती है, कलेक्शन होती है। जो एक्सेल का वर्किंग एरिया है वो क्या कहलाता है, वर्कशीट कहलाता है। एमएस वर्ड का वर्किंग एरिया क्या कहलाता था, पेज कहलाता था। एक वर्कशीट को विभिन्न सेल्स में विभाजित किया जाता है। ये यहां पर देखो कितनी सेल है, याद जैसे इसको 1 सेल 2 3 4 5 6 अनलिमिटेड बहुत सारी सेल्स होती है। तो एक वर्कशीट को किस में डिवाइड करते हैं, सेल। अब यहां से प्रश्न बनता है एक्सेल की सबसे छोटी वर्किंग और कार्यात्मक इकाई, यानी कि सबसे छोटी इकाई जिसमें हम काम करते हैं। भाई एक्सेल में आप कोई भी काम करोगे तो कहाँ करोगे, सेल में तो करोगे, राम भी लिखना है तो सेल में जाना पड़ेगा। तो एक्सेल की सबसे छोटी फंक्शनल और वर्किंग यूनिट जो है वो क्या कहलाती है, सेल। एक वर्कशीट में लेफ्ट से राइट क्या होते हैं, रोज, लेफ्ट से राइट रोज, और ऊपर से बॉटम, ऊपर से नीचे की ओर क्या होते हैं, कॉलम्स। रोज को नंबर से बताते हैं और कॉलम को
अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है, रोज 1 2 3 4, कॉलम ABCD ऐसे। ठीक है, एक्सेल में जिस पॉइंट पर रो और कॉलम एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं उसे क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। लिखो यहां तक लाइनें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हेडिंग लगा करके। क्यों नहीं कर सकते? करो ना। ट्रांसपोज मैट्रिक्स होती है, कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, बट हमें डिफॉल्ट के अनुसार चलना पड़ता है ना। करने को तो सब कुछ कर सकते हैं। ट्रांसपोज मैट्रिक्स होती है, रो कॉलम बन जाते हैं, कॉलम उसके रो बन जाते हैं। ये प्रश्न भी आया हुआ है।
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो फाइल है उसको क्या बोलते हैं, उसको स्प्रेडशीट कह सकते हैं, उसको वर्कबुक कह सकते हैं, उसको बुक कह सकते हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वर्किंग एरिया पेज था, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का वर्किंग एरिया वर्कशीट है। मतलब हम काम कहां पर करेंगे, तो हम काम वर्कशीट में करेंगे, ठीक है। फिर बात आती है कि एमएस वर्ड में जो एक्सेल में जो वर्कशीट है उसे किस में विभाजित करते हैं, उसे सेल्स में विभाजित करते हैं। फिर बात आती है कि जो सेल है वो क्या है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सबसे छोटा फंक्शनल इकाई या वर्किंग एरिया जो है वो क्या होता है, वो होता है आपका सेल, ठीक है। सबसे छोटी फंक्शनल यूनिट, सबसे छोटी वर्किंग यूनिट क्या है आपकी, सेल, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि लेफ्ट से राइट जाते हैं तो रो आती है, ऊपर से नीचे जाते हैं तो कॉलम आता है। रो को नंबर से, कॉलम को अल्फाबेट से जो है डिनोट किया जाता है। जहां पर रो और जहां पर कॉलम एक दूसरे को काटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, उस एरिया को क्या बोलते हैं, सेल कहा जाता है। यहां तक कोई समस्या किसी को नहीं है? नहीं है, ठीक है। अब मिलेंगे अपन कल। अब होगी आपकी सर की क्लास, ठीक है। ओके, टाटा।